नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और 1 डेली पायोनियर का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लेबर कोड्स के क्रिटिसिज्म से संबंधित, दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कल्चर एंड पीस से संबंधित और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डेली पायोनियर का गर्ल चाइल्ड्स की मैरिजेज से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 4 नए लेबर कोड्स से संबंधित हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, जैसा आपको पता है, पहले हमारे देश में 44 के आसपास लेबर लॉज हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी जगह 4 नए एक्ट्स आ चुके हैं जिन्हें आप लेबर कोड्स कह सकते हो। तो इन्हीं का क्रिटिसिज्म राइटर के द्वारा किया जा रहा है इस आर्टिकल में। राइटर कहते हैं, सरकार ये दावा करती है इन 4 नए लेबर कोड्स की सहायता से हमारे देश में सभी वर्कर्स को मिनिमम वेज का लाभ मिलेगा, हमारे देश में सभी वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। ऐसा दावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन राइटर इससे इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर कहते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड का फायदा उन फर्म्स के वर्कर्स को मिलेगा जहां पर 10 या फिर 10 से अधिक वर्कर्स काम करते हैं। और हमारे देश में देखो 80% वर्कर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। यानी ये वर्कर्स प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे। देखो, आसपास आप सबसे ज़्यादा कौन से वर्कर्स को देखते हो? डोमेस्टिक हेल्प, स्ट्रीट वेंडर्स जो सब्जी या फिर दूसरी चीज़ों को बेचते हैं, न्यूज़पेपर डिलीवर करने वाले लड़के, इन सब वर्कर्स को आप देखते हो। आप सोच के बताइए, क्या इन 4 नए लेबर कोड्स का फायदा इन वर्कर्स को मिलेगा? राइटर कहते हैं नहीं। ना ही इन वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड का लाभ मिलेगा, ना ही इन वर्कर्स को एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। इसके बाद राइटर कहते हैं दूसरी स्पेशल स्कीम्स लॉन्च करनी पड़ सकती है सरकार को इस टाइप के वर्कर्स को लाभ पहुंचाने के लिए। वैसे सरकार ये भी बोल रही है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हॉस्पिटल्स ये अभी अंडर यूटिलाइज्ड हैं, मतलब इनको ठीक से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ये इंश्योर किया जाएगा कि ज़्यादा वर्कर्स इन हॉस्पिटल्स का लाभ उठा सकें। हाँ, थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ता है इन हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने के लिए, टोटली फ्री नहीं है इन हॉस्पिटल्स में इलाज करवाना। बट देखो, राइटर ये बोलते हैं इस स्कीम का कवरेज तो इंक्रीज हुआ है। देखो, 2016 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा ऑलमोस्ट 2 करोड़ वर्कर्स को कवर किया गया था। 2019 में ये आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया। 2019 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा 3.6 करोड़ वर्कर्स को कवर किया जा रहा था। और अब तो देखो कवरेज और भी ज़्यादा बढ़ गया है कोविड-19 के बाद और 4 नए लेबर कोड्स आने के बाद। सरकार का ये दावा है हमारे देश में टोटल जितने वर्कर्स हैं उनमें से 20% वर्कर्स को कवर किया जाएगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। यहाँ पर देखो तो टोटल आंकड़ा कितना हुआ, ऑलमोस्ट 10 करोड़ वर्कर्स। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं वर्कर्स को, वो उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है? सिंपल बात है, फिर बोलता हूं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा जिन वर्कर्स को लाभ दिया जाता है उन वर्कर्स की संख्या तो इंक्रीज हुई है। 2016 में 2.1 करोड़, 2019 में 3.6 करोड़ और अब हो जाएगी 10 करोड़, ऐसा सरकार बोल रही है। लेकिन जो लाभ पहुंचाए जाते हैं वर्कर्स को, क्या उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है? आंसर है नो। देखो, ऑलरेडी 2016 में 1 लाख बेनिफिशरीज के पीछे सिर्फ 6 डॉक्टर थे, जबकि नॉर्म ये है 1 लाख पॉपुलेशन के पीछे 100 डॉक्टर होने चाहिए। बट ऐसा है नहीं। और अब तो आपको पता है बेनिफिशरीज भी 5 गुना हो जाएंगे। 2016 में थे सिर्फ 2 करोड़ और बेनिफिशरीज अब हो जाएंगे 10 करोड़ वर्कर्स। तो डॉक्टर्स की संख्या भी 5 गुना होनी चाहिए थी। क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और सरकार खर्च भी नहीं कर रही है पैसा, मतलब ऐसा भी नहीं कि सरकार हॉस्पिटल बनवा रही है या फिर ज़्यादा डॉक्टर डिप्लॉय करेगी, नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर का या फिर एम्प्लॉय का इस कॉरपोरेशन में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में, उसे सरकार के द्वारा डिक्रीज कर दिया गया। कितना?
पहले 6.5% था, लेकिन जुलाई 2019 में इसे 4% कर दिया गया। मकसद यही था कि एम्प्लॉयर्स को एंकरेज किया जाए, उनका काम थोड़ा उनके ऊपर थोड़ा बर्डन कम किया जाए। बट राइटर कहते हैं देखो, उनके ऊपर बर्डन कम करने के चक्कर में वर्कर्स को नुकसान हो जाएगा। वर्कर्स को क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी सैलरी का, यानी कम पैसे दे रहे हैं एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को। तो कम पैसे होंगे इस कॉरपोरेशन के पास, कम स्कीम्स ये कॉरपोरेशन चला पाएगी, और जो हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं या फिर दूसरे लाभ पहुंचाए जाते हैं उनको पहुंचाने में भी दिक्कत होगी। इसलिए सरकार के द्वारा ये बोलना कि अब ज़्यादा वर्कर्स को, यानी टोटल जितने वर्कर हैं हमारे देश में, उनमें से 20% वर्कर्स को अंडर यूटिलाइज्ड एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स का लाभ मिलेगा, ये कहना देखो बेमानी है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंक्रीज किया नहीं और वर्कर्स का कवरेज इंक्रीज कर दिया, तो इलाज करवाना बहुत डिफिकल्ट होगा एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्रिटिसिज्म आर्टिकल में ये किया जाता है, देखो अब ये 4 जो नए लेबर कोड्स आए हैं ना, सरकार दावा करती है कि इनसे सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? सरकार देखो ये जो बेसिक राइट्स वर्कर्स को प्रोवाइड करती है, जैसे हेल्थ का राइट और इसके साथ साथ बेसिक इनकम की गारंटी का राइट, खास करके रिटायर होने के बाद या फिर सिकनेस में डिसेबिलिटी होने के बाद, इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। तो सरकार का ये दावा है कि 4 नए लेबर कोड से पहले बहुत कम लोगों को सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिल पा रहा था, लेकिन 4 नए लेबर कोड्स आने के बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ ऑलमोस्ट सभी वर्कर्स को मिलेगा, यानी सोशल सिक्योरिटी को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया है सरकार के द्वारा। और इसके लिए पहले जो सेस बेस्ड वेलफेयर स्कीम चला करती थी, स्पेशल सेस सरकार के द्वारा लगाया जाता था, फॉर एग्जाम्पल बीडी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, अब सरकार ने उन वेलफेयर स्कीम्स को खत्म कर दिया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि वैसे भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो अब यूनिवर्सलाइज हो जाएगी, तो इन सेस बेस्ड स्कीम्स का इंप्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, रिडंडेंसी को खत्म कर दिया जाए, यानी इन स्कीम्स को खत्म कर दिया जाए। लेकिन राइटर कहते हैं देखो ये जो सेस बेस्ड वेलफेयर स्कीम्स थी ना अलग अलग वर्कर्स के लिए, ये काफ़ी अच्छी थी। एग्जाम्पल दिया जाता है बीडी वर्कर्स का। बीडी वर्कर वेलफेयर बोर्ड ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई थी और इससे 5 लाख होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स को फायदा मिला। उनका यह कहना है इन स्कीम्स की सहायता से साउथ कनाडा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में आता है, काफ़ी बीडी वर्कर्स एजुकेशन स्कीम का लाभ उठा पाए अपने बच्चों के लिए, और उनके बच्चे पढ़े लिखे, उन्होंने पढ़ाई प्राप्त की अच्छी, और अब वो वर्कर नहीं हैं, वो अच्छे पदों पर हैं। यानी सेस बेस्ड जो ये वेलफेयर स्कीम्स थी इनका लाभ वर्कर्स को मिला है, बट सरकार ने अब इन स्कीम्स को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम वेजेस स्कीम। मिनिमम वेजेस का क्या इशू है? देखो सरकार ये दावा करती है कि पहले सिर्फ 30% वर्कर्स को मिनिमम वेजेस का लाभ मिल रहा था, और बहुत से वर्कर तो ऐसे थे जिनको मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस मिल रहे थे। अब हमने सभी वर्कर्स को कवर करते हुए फ्लोर वेज बना दिए हैं और आदेश दे दिया है विभिन्न सरकारों को कि आप इससे कम वेजेस नहीं दे सकते। और वो मिनिमम वेज है क्या, मतलब फ्लोर वेज है क्या? देखो 2019 में ये फ्लोर वेज था 178, और अब सरकार ने इसे इंक्रीज करके कर दिया है 202। राइटर कहते हैं सिर्फ 20 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं, जो कि बहुत कम है। जबकि 2019 में एक वेज कमेटी, मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट कमेटी ऑन वेज, इस कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि आप जो फ्लोर वेज है उसे कर दो 375 रुपये एक दिन में, और सरकार ने किया कितना? सिर्फ 20 रुपये बढ़ा के किया 202। इवन देखो जो 2011 में रंगाराजन कमेटी आई थी जिसने गरीबी रेखा को डिफाइन किया था, इस कमेटी ने जो गरीबी रेखा को डिफाइन किया था, अगर उसको हम इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें तो फिर अगर हर वर्कर दिन में 202 रुपये कमाता है तो वो वर्कर रंगाराजन कमेटी के हिसाब से गरीबी रेखा से नीचे ही आएगा। कम से कम इतने वेजेस तो सरकार को देने चाहिए ना, इतने वेजेस तो सरकार को फिक्स करने चाहिए कि कोई वर्कर उन वेजेस की सहायता से गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए, गरीबी रेखा के नीचे नहीं रहे। जहां एक तरफ सरकार ने इन इश्यूज पर कुछ खास नहीं किया, दूसरी तरफ सरकार ने वर्कर्स का जो राइट्स हैं, वेरियस राइट्स, फॉर एग्जांपल स्ट्राइक करने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, उन सब राइट्स को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया है।
तो इसलिए सरकार का ये दावा कि ये जो नेक्स्ट आर्टिकल कल्चर एंड पीस के बारे में है, आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। देखो, यूनाइटेड नेशंस का एक अलायंस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस ऑन कल्चर ऑफ पीस, यानी UNAOC। पहले तो इसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है क्या ये। देखो, इस अलायंस को इस्टेब्लिश किया गया था 2005 में। उस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, और उन्हीं का ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव है, जिसको शुरुआत में इसको इस्टेब्लिश करने में को स्पॉन्सर किया गया था स्पेन और टर्की की सरकार के द्वारा। हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटरीट कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। करता क्या है ये अलायंस? देखो, ये अलायंस विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न धर्मों के बीच और विभिन्न कल्चर के लोगों के बीच कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता है, ताकि वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश की जा सके और एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म किया जा सके। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट की। हुआ क्या है? देखो, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इस अलायंस के रेजोल्यूशंस को डिस्कस किया जा रहा था, तो इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी की। इंडिया ने कहा इस अलायंस के बारे में कि ये जो अलायंस है ये कुछ ही रिलीजन पे फोकस करता है और बाकी रिलीजन्स को इग्नोर कर देता है। जैसे इस अलायंस के द्वारा बार बार इस्लामोफोबिया की बात की जाती है और इवन क्रिश्चियनोफोबिया की भी बात की जाती है। कुल मिला के इंडिया का ये कहना था, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, देखो 3 रिलीजन्स को अब्राहमिक रिलीजन्स माना जाता है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। क्योंकि इन तीनों रिलीजन्स में अब्राहम जी का काफ़ी बड़ा रोल है, इसलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन्स के नाम से जाना जाता है। तो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अलायंस के बारे में कि भैया आप इन 3 रिलीजन्स पे तो ज़्यादा फोकस करते हो और बाकी काफ़ी रिलीजन्स जैसे हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, इन धर्मों के भी बहुत सारे जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव होता है, उनको निशाना बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को, दूसरे धर्मों को, लोगों को निशाना बनाया जाता है, बट इनके बारे में कभी भी नहीं बोला जाता, इस अलायंस के बारे में। ऐसा इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला यूएन जनरल असेंबली में इस अलायंस के रेजोल्यूशन के बारे में जब बात चल रही थी। ये देखो, यहाँ पे हिंदूज पर, सिख्स पर और बुद्धिस्ट पर वर्ल्ड के वेरियस रीजन्स में अटैक हुए हैं, बट इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदूज, सिख्स और बुद्धिस्ट के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ा गया है। इस अलायंस ने करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर एग्रीमेंट का तो समर्थन किया, अप्रिसिएशन किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छी शुरुआत है, बट ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा का जो मैनेजमेंट है वो अपने हाथों में ले लिया है। जबकि देखो, इंडिया में सभी गुरुद्वारास का जो मैनेजमेंट है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास में है, सरकार के पास नहीं है। तो ये सिखों की भावना का उल्लंघन है, सिखों की सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया इस अलायंस के द्वारा। इसके साथ साथ इंडिया ने पाकिस्तान को भी क्रिटिसाइज़ किया। पाकिस्तान जो है वो इंडिया में रिलीजन्स के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाने का काम करता है, और इंडिया ने इस अलायंस के बारे में कहा, देखो ये अलायंस वैसे इस्टेब्लिश हुआ था 2005 में। मकसद ये था सोसाइटी में विभिन्न धर्मों के बीच जो पोलराइजेशन हो रहा है उसे कम करना, समाज को एकजुट करना। बट ये अलायंस एक्चुअल में उलट काम कर रहा है। एक जो थ्योरी है, आपको याद होगा हमने डिस्कस की थी सैमुअल पी हंटिंगटन की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, कि आने वाले समय में विभिन्न सिविलाइजेशंस के बीच टकराव देखने को मिलेगा। इस थ्योरी को और ज़्यादा पुष्ट किया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस अलायंस के द्वारा। जबकि मकसद तो ये था ना कि पोलराइजेशन को कम करना, बट जिस प्रकार से सिलेक्टिवली काम करता है ये अलायंस, ये थ्योरी जो है कि आने वाले समय में विभिन्न सिविलाइजेशंस के बीच टकराव होगा, ये थ्योरी और ज़्यादा पुष्ट हो जाती है। इवन देखो, इस अलायंस के द्वारा फरवरी में जब दिल्ली में राइट्स हुए थे तो उस समय भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया था। दिल्ली राइट्स के बारे में बोला गया था कि इन राइट्स में मोस्टली मुस्लिम्स मारे गए हैं और ये राइट्स ग्रेव कंसर्न का इशू है, ऐसा बोला गया था इस अलायंस के द्वारा जारी की गई स्टेटमेंट में। और अब फिर से पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में कुछ रिलीजन्स के अगेंस्ट बोलना, एक प्रकार से पाकिस्तान कोशिश करना चाहता है कि 1 जनवरी से जो इंडिया की नॉन परमानेंट
सीट का जो कार्यकाल है 2 साल का, उसकी शुरुआत होगी, उससे पहले पाकिस्तान इंडिया के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है, बताना चाहता है कि देखो इंडिया डिजर्व नहीं करता है परमानेंट सीट या फिर नॉन परमानेंट सीट सिक्योरिटी काउंसिल में। उसी वजह से पाकिस्तान इंडिया पर ताबड़तोड़ आरोप लगा रहा है कि इंडिया में कुछ धर्मों के लोगों के साथ में शोषण होता है, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो एक तरफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने इस अलायंस को जवाब दिया, अच्छी बात है, पाकिस्तान को जवाब दिया, अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ कुछ इश्यूज तो वास्तव में कंसर्निंग हैं, ऐसा राइटर बोलते हैं। एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें यह बोला गया है 3 देश, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन तीनों देशों से जो भी माइनॉरिटीज़ इंडिया में आते हैं उनके लिए सिटीजनशिप नॉर्म्स आसान बना दिए गए हैं, जबकि मुस्लिम्स के लिए ऐसा नहीं किया गया है, मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया है। दूसरा, लव जिहाद का इशू है, हाल ही में कानून बना। राइटर ये कहते हैं यूपी सरकार नहीं चाहती इस प्रकार से 2 धर्मों के लोगों के बीच में आपस में विवाह हो और कन्वर्जन हो जाए, उसी को रोकने के लिए यूपी की सरकार ये कानून लेके आई है, और इस प्रकार के कानून कुछ दूसरे स्टेट्स में भी आए हैं। तो ये इशू थोड़े वास्तव में कंसर्निंग है भी। मतलब एक तरफ जहां हमें इस अलायंस को जवाब दिया, अच्छी बात है, पाकिस्तान को जवाब दिया, अच्छी बात है, बट कुछ इश्यूज को लेके हमें भी इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है, ऐसा राइटर का मानना है। नेक्स्ट आर्टिकल गर्ल्स चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल के डिस्कशन में कवर करेंगे। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, यूनिसेफ ने हाल ही में जो डेटा रिलीज किया उसके अनुसार वर्ल्ड में टोटल जितनी चाइल्ड मैरिजेज होती हैं, और वैसे चाइल्ड मैरिजेज के अंदर भी बात की जा रही है चाइल्ड ब्राइड्स की, यानी गर्ल चाइल्ड्स की जो मैरिजेज होती हैं, टोटल वर्ल्ड में जितनी होती हैं उसका 1/3 इंडिया में है। और कोविड-19 के बाद तो ये नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि देखो बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, बहुत से लोग पहले के अपेक्षाकृत गरीब हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होने का लाजमी है, क्योंकि समाज में कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि गर्ल चाइल्ड जो है वो तो ट्रेडेबल है, अगर शादी कर दी जाती है तो कम से कम बर्डन कम हो जाएगा, ऐसी सोच कुछ लोगों की है। इस वजह से जो गर्ल चाइल्ड मैरिज है उसकी संख्या इंक्रीज होने वाली है। बताया भी जाता है, क्या अनुमान है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस का। सेव द चिल्ड्रन एक एनजीओ है, इसका ये कहना है आने वाले 5 सालों में ऑलमोस्ट 25 लाख अंडर एज गर्ल्स की शादी होने वाली है। इसके साथ साथ ग्लोबल गर्ल चाइल्ड रिपोर्ट 2020 इसका कहना है कि इस साल 5 लाख और ज़्यादा गर्ल चाइल्ड्स की शादी होगी, यानी गर्ल्स की अंडर एज में शादी होगी। तो इस प्रकार से इस साल चाइल्ड मैरिज करने वालों की संख्या जो है वो 12.5 मिलियन हो जाएगी। और डेटा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट किया कि मार्च और जून के बीच हमारे देश में चाइल्ड मैरिजेस की 5,584 केसेस सामने आए, और जो डिस्ट्रेस हेल्पलाइन है चाइल्ड से संबंधित, उसमें भी केसेस के रिपोर्टेज की संख्या जो है वो 17% इंक्रीज हो गई। देखो, ये जो आंकड़े हैं काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं। वैसे 11 अक्टूबर का जो दिन है वो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि जागरूकता फैलाई जा सके। 10 से 19 साल के बीच जो टोटल जितनी चाइल्ड मैरिज हुई उनमें से 75% तो देखो गर्ल चाइल्ड्स की मैरिज हुई। मतलब सिंपल ये है इन आंकड़ों का कि जो चाइल्ड मैरिजेज होती हैं उनमें वैसे तो दोनों होते हैं, बॉयज़ की भी और गर्ल्स की भी, दोनों की अंडर एज में मैरिज हो जाती है, बट ज़्यादा संख्या गर्ल्स की है। और सबसे बड़ी बात राइटर ये बोलते हैं, इसके पीछे सिर्फ गरीबी यानी पुअर्टी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। राइटर डिटेल से बताते हैं कौन से फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, समाज में सोच ये है कि लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि लड़की की तो शादी हो जाएगी और लड़की चली जाएगी दूसरे घर में, लड़का हमारे साथ में ही रहेगा, और जो पैतृक प्रॉपर्टी है वो भी लड़के के पास में ही आएगी, इसलिए लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और ये माना जाता है लड़की शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी
और इसलिए लड़की को न्यूट्रिशन के मामले में भी कम फोकस किया जाता है, एजुकेशन के मामले में भी कम फोकस किया जाता है। दूसरा फैक्टर ये है, देखो हमारे समाज में अभी भी कुछ इलाकों में वर्जिनिटी का लॉस, इसे बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। वर्जिनिटी के लॉस को परिवार की इज्जत से जोड़ा जाता है। और जबकि देखो हमारे देश में आपको पता है इवन वर्क प्लेसेस से क्राइम रिपोर्ट होते हैं, इवन फैमिली के अंदर भी बहुत जगह पे जो गर्ल्स हैं वो सेफ नहीं हैं। तो कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि जितना जल्दी हो सके लड़कियों की शादी कर दी जाए, इससे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वर्जिनिटी का लॉस नहीं होगा, ये परिवार की इज्जत खत्म नहीं होगी। ऐसी कुछ पेरेंट्स की सोच है, इसी वजह से वो चाहते हैं जल्द से जल्द लड़कियों की जो शादी है वो कर दी जाए। अब इसके बाद बात आती है करना क्या चाहिए। देखो सबसे पहले तो जागरूकता फैलाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, मैन और बॉयज़ को सिखाया जाए कि आप वुमेन को रिस्पेक्ट कीजिए। उनको ये बताया जाए कि आपकी वजह से, मतलब सभी लोगों की वजह से नहीं, जो लोग क्राइम करते हैं उनकी वजह से, कि पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है। और उससे भी ज़्यादा वो लड़कियां जिनकी अंडर एज में ही शादी कर दी जाती हैं, उनको किस प्रकार से मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के डर के चलते पेरेंट्स जल्दी शादी कर देते हैं लड़कियों की। दूसरा, बॉयज़ को और गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। देखो आप गर्ल्स को भी एजुकेशन प्रोवाइड करोगे अच्छे से, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करोगे, तो जैसे बॉयज़ पेरेंट्स के साथ रहते हैं, लास्ट में गर्ल्स भी हमेशा मुश्किल की घड़ियों में अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत से केसेस में न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते भी होंगे कि बल्कि लड़कों ने छोड़ दिया अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में और लड़कियों ने साथ दिया इवन शादी के बावजूद। ऐसे कितने केसेस सामने आते हैं। नेक्स्ट सजेशन, इवन देखो हम सबको भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर हम देखते हैं आसपास कि चाइल्ड मैरिज हो रही है तो हमें उस केस को रिपोर्ट करना चाहिए। हम किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकते हैं अगर हम टाइमली चाइल्ड मैरिज को पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। आपके संपर्क में ड्राइवर, डोमेस्टिक एड, कोई भी ये बताता है चाइल्ड मैरिज के बारे में, आप पुलिस को सूचित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट सजेशन, देखो सरकार और एनजीओज सब कुछ नहीं कर सकते, समाज को आगे आना होगा। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे मोबाइल्स पर पैसा खर्च करते हैं, वो आगे आएँ। अगर गर्ल चाइल्ड्स की एजुकेशन की जिम्मेदारी उठाएं, एक महीने में सिर्फ 2,000 रुपये भी कंट्रीब्यूट करें, तो न जाने कितने बच्चों का जो जीवन है, खास करके गर्ल चाइल्ड्स का, वो संवारा जा सकता है। तो लास्ट में समराइज करते हुए राइटर कहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं, ऑलरेडी जो लॉज हैं चाइल्ड राइट्स से संबंधित उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाए, और जिन लोगों के साथ में, जिन बच्चों के साथ में कुछ गलत हुआ है, उनकी सेफ्टी के लिए, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए जो मैकेनिज्म है, जो नेटवर्क है, उसे मजबूत किया जाए। इसके साथ साथ जो गर्ल्स हैं उनको ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उनको लाइफ स्किल्स दी जाएं इवन यंग एज से ही, ताकि उनको पता हो अपने राइट्स के बारे में। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया चाइल्ड मैरिजेस के अंदर, और चाइल्ड मैरिजेस के अंदर भी फोकस था गर्ल चाइल्ड्स की मैरिजेस पर। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।